हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में लेसन नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बल गतिकी पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स क्या है। तो केमिकल काइनेटिक्स एक रसायन विज्ञान की एक शाखा है और इसके अंतर्गत हम स्पेशली किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। इसमें हम अभिक्रिया का जो वेग है उसका अध्ययन करते हैं और अभिक्रिया में होने वाले जो भी रिएक्शन होते हैं उनकी क्रियाविधि का अध्ययन हम केमिस्ट्री की जिस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। यहाँ देखें, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया का वेग तथा उनकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है उसको हम रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। और इसके बाद इसमें ये तो हमारा ये हो गया कि केमिकल काइनेटिक्स है क्या, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है आपका क्या, अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इसको ज़रा समझेंगे आप। आपके पास एक रिएक्शन है, अभिकारक गिव्स प्रोडक्ट, उत्पाद, ठीक है। अभिकारक से आपको क्या मिल रहा है, उत्पाद मिल रहा है। अभिकारक को इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं और उत्पाद को इंग्लिश में प्रोडक्ट बोला जाता है। तो देखो, एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, जैसे अगर कोई रिएक्शन आपका हो रहा है तो निश्चित तौर पे जो रिएक्टेंट पदार्थ होते हैं वो उनकी सांद्रता में समय के साथ साथ उनकी सांद्रता में क्या आती है, कमी आती है, जबकि उत्पाद की जो सांद्रता होती है उसमें क्या होती है, आपकी वृद्धि होती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। मान लो जैसे t बराबर आपका 0 है, 0 सेकेंड, ठीक है। तो t बराबर 0 सेकेंड में मान लीजिए कि अभिकारक के 10 मोल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो उत्पाद आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब अभी आपका जो रिएक्शन है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। आपने अभिकारक को इकट्ठा किया लेकिन रिएक्शन अभी हुआ नहीं है। तो अभिकारक को ले करके जो आपका जो वो समय होगा, ठीक है, t बराबर 0, तो t बराबर 0 पर अभिकारक के 10 मोल हैं तो प्रोडक्ट आपका 0 होगा। उसके बाद मान लो 1 सेकेंड हुआ, तो 1 सेकेंड में आपने ये देखा कि ये जो रिएक्टेंट है इनकी सांद्रता में कमी आएगी। सपोज दैट आपका ये 7 मोल हो गया, ठीक है। अगर ये 7 हो गया तो ये हो सकता, अब ये क्या होगा, देखो ये घट रहा है तो ये आपका अब बढ़ना शुरू होगा। हो सकता है 2 मोल आपको मिल जाए, फिर 2 सेकेंड है, ठीक। बल्कि ऐसा करें आप, 7 और 2 नहीं, बराबर लेके चलेंगे, क्योंकि एक ही हिसाब से इसमें कमी और वृद्धि होती है। तो यहाँ पर 8 मोल अगर ले लेते हैं आप, तो हो सकता है कि आपका यहाँ क्या हो, 2 मोल आपको मिले। t बराबर 2 सेकेंड में आपका 6 मोल है तो यहाँ 4 मोल। यहाँ पर आपका t बराबर आपने 3 सेकेंड ले लिया तो 3 सेकेंड में ये 4 मोल इसका हुआ, इसका 6 हो जा रहा है। 4 सेकेंड में इसका आपका 2 मोल हो रहा है और इसका 8 हो रहा है। ऐसे ही 5 सेकेंड में इसका आपने 0 मोल जब ले लिया, मतलब जो अभिकारक है वो आपका समाप्त हो गया, तो यहाँ पर आपका 10 मोल आपको यहाँ पर मिला। मतलब ये हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है, और ये हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ से सॉरी, ये भी नीचे की तरफ है, ठीक है। इसमें आपकी वृद्धि देखने को मिल रही है, ये बढ़ रहा है और ये क्या हो रहा है, कमी हो रही है, ठीक है। तो जब समय के साथ साथ अभिकारक या उत्पाद पदार्थ की सांद्रता में परिवर्तन होता है तो उसको ही हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो हम यहाँ पर इसको डिफाइन कर सकते हैं कि समय के जब समय के साथ साथ अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में
परिवर्तन होता है तो उसे अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ठीक है, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब देखो ज़रा, अभिक्रिया का वेग हम यहाँ पर अब क्या करते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के लिए अलग से निकालते हैं। तो वेग को हम यहाँ पर दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। पहला देखो, अगर अभिकारक की हम बात करते हैं, ठीक है, अभिकारक के लिए, तो यहाँ पर अभिकारक की सांद्रता में कमी आ रही है, अभिकारक की हम ऐसे लिख सकते हैं ना, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे समयांतराल। अब देखो, अभिकारक की सांद्रता, कोई दो सांद्रता आप ले सकते हैं, मान लो इसको ले लिया आपने और इसको ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिल रहा, यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको, इसमें से घटाएंगे ना, इसका इंटरवल जब देखेंगे तो आप इसको लिख सकते हो, ये आपका क्या हो जाएगा, ये R1 है और ये आपका R2 है, ये T1 है, ये आपका ये यहाँ पर आपका ये T2 हो गया। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, अभिकारक पदार्थ की सांद्रता R2 माइनस R1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। अब ज़रा देखो, जब आप इसमें से इसको घटाओगे, 4 में से 8 को घटाओगे, माइनस आएगा ना, -4। इसका मतलब ये ऑलवेज जो है कि आपको क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। माइनस कितना आ जाएगा, इसको आप इतना लिख सकते हो ना, माइनस डेल्टा R बाई डेल्टा T। क्लियर है? आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आगे नेक्स्ट, अगर आप प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समयांतराल। ठीक है, तो उत्पाद की सांद्रता मीन्स P2 माइनस P1 बाई T2 माइनस T1। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, देखो P2 माइनस P1 मतलब इसके सापेक्ष ये 2 है, ये आपका 6 है, तो 6 में से 2 जाएगा, कितना आएगा, 4 प्लस में आएगा, मतलब ये जो आपको मिलेगा डेल्टा P बाई डेल्टा T। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितना आपका अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन होता है, ठीक है, उतना ही आपका इसमें भी होगा। आप यहाँ पर डिफरेंस भी देख सकते हैं, इन दोनों में जो डिफरेंस है, ठीक है, कितने का है, 4 का है, इन दोनों में डिफरेंस भी 4 का है। बट एक अंतर आपको देखने को मिला कि इसमें क्या है, आपका माइनस चिन्ह आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है, आपका प्लस आ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सांद्रता में कमी आ रही है, इसलिए माइनस आएगा, यहाँ पर सांद्रता आपकी बढ़ रही है, इसलिए इसका मान प्लस आएगा। तो यहाँ पर हमें एक अंतर देखने को मिल रहा है कि इसका मान माइनस है और इसका मान प्लस है। तो इस मान को सेम करने के लिए, ठीक है, दोनों मानों को समान करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर जो वेग आएगा वो माइनस कितना आएगा, आगे से माइनस लिख देंगे और इसका मान तो आपको पता ही है, डेल्टा R बाई डेल्टा T। तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा R प्लस में डेल्टा T, और ये बराबर किसके है, डेल्टा P बाई डेल्टा ऑफ T। तो ये आपका
अभिक्रिया का वेग यहाँ से कंप्लीट होता है। अब अगले वीडियो में हम आपको नेक्स्ट आगे और चीज़ें हैं उनको बताएंगे, तात्क्षणिक वेग क्या होता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आप इसको देखिए ध्यान से। ओके स्टूडेंट।